हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी गोना कवर इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दैट। सो द फर्स्ट स्लाइड it states about the definition of depreciation. Depreciation means decline in the value of a tangible fixed assets. First of all, decline होगा। फिक्स एसेट्स कौन सी? टेंजिबल, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी वैल्यू में डिक्लाइन है। सो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। पर वो डिक्लाइन क्यों होता है? वो डिक्लाइन यूसेज ऑफ द एसेट के कारण भी हो सकता है। लेट्स से आपने एक नई गाड़ी खरीदी, अब आप उसको यूज कर रहे हो, तो जब आप रोड्स पे जाओगे उसमें हो सकता है कई बार पंक्चर्स हो, कई बार ये भी हो सकता है कुछ स्क्रैच लगे। सो ऑल दीज बिकॉज ऑफ द यूसेज देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू, बिकॉज अगर आप उसको वापस से बेचने चाहेंगे तो यू विल नॉट गेट द सेम वैल्यू बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू बिकॉज ऑफ ऑल दिस यूसेज। और इट कुड बी पॉसिबल द अदर रीजन इज पैसेज ऑफ टाइम। अब मान लीजिए आपने वही गाड़ी खरीद के रखी है पर आपने उसको यूज नहीं किया, पर अगर आप 1 महीने बाद भी 2 महीने बाद भी उसे बेचने जाएंगे, इवन इन द सेम शोरूम, इफ यू वांट टू सेल इट आउट, showroom people will not take it the value they have given it to you or you buy it जिस भी वैल्यू पे आपने उसको खरीदा। क्यों? या कोई और कस्टमर्स को भी अगर आप बेचने जाए, किसी और आदमी को बेचने जाएंगे तो वो भी नहीं खरीदेगा, वो सोचेगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई उसके दिमाग में रहेगा कि क्यों ना मैं नई गाड़ी शोरूम से लूँ रादर देन बाइंग इट फ्रॉम द पर्सन जिसने 1 महीने अपने पास एक गाड़ी रखी है। सो इस कारण से भी होता है। एंड द थर्ड रीजन इज ऑब्सोलेसेंस। तो ऑब्सोलेसेंस कैसे होता है? ऑब्सोलेसेंस मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। अगर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या होता है, पुरानी चीज़ें चेंज हो जाती है। अभी कई सारे चेंजेस आए हैं कार्स मैन्युफैक्चरिंग में, डीजल का और पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड। तो देयर सो मेनी वेरिएशन और देयर सो मेनी टेक्नोलॉजी दैट कम्स इन दी न्यू कार। सो इसलिए क्या होता है, और न्यू कार और एनी ऑफ द असेट्स विच यू बाय, अगर नई चीज़ आती है उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। लैपटॉप ले लो, अपने मोबाइल फ़ोन ले लो, उसमें 1 साल के बाद ही नया कुछ आ जाता है। सो जो पुराना वाला है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो दीज आर द बेसिक रीजन व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? दैट एक्सेप्शन इज लैंड। लैंड अगर आपने 10 साल पहले खरीदा है तो 10 साल के बाद आज उसकी वैल्यू बड़ी होगी, इंक्रीज होगी। इट विल नॉट बी द सेम वैल्यू। व्हाई? बिकॉज लैंड इज अ स्केर्स रिसोर्स। जितना भी स्केर्स रिसोर्स होता है उसका वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम गेट्स इंक्रीज। सो इट्स द ओनली एक्सेप्शन इन केस ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम और एनी ऑफ द और इवन इन द यूसेज। ओके, अब डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स कब करते हैं हम? डेप्रिसिएशन कब बुक्स में बुक करना शुरू करते हैं? तो एक चीज ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन तब से शुरू हो जाता है जब से द असेट विच यू हैव बाय, जो भी असेट आपने खरीदी है वो रेडी हो जाए उसके इंटेंडेड यूज के लिए। जो भी उसका इंटेंडेड यूज है, जो भी आपने कार खरीदी, अब अगर उस कार को जब तक आप चलाने के लिए नहीं मिल जाए, तो उसमें अगर कुछ काम चल रहा है, लेट्स से आप किसी एक लैपटॉप लेते हैं जो कि असेंबल होना है, तो जब तक वो असेंबल नहीं होगा उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट योर डेप्रिसिएशन विल नॉट स्टार्ट। तो डेप्रिसिएशन डिपेंड्स नहीं करता वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट। लाइक मैंने बोला कि कार के केस में डेप्रिसिएशन होगा अगर आप कार को यूज नहीं भी कर रहे, तब भी अगर कार खड़ी हुई है आप यूज कर सकते हैं पर आपने यूज नहीं किया तो भी देयर विल बी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सो डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स कब होता है? व्हेन द एसेट इज रेडी टू बी यूज फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। जो भी इसका पर्पस है, जिस भी चीज के लिए अगर वो तैयार है उसको उस पर्पस के लिए यूज करने के लिए, तो डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट। वेदर यू यूज इट और नॉट, इट्स इमेटीरियल, उसको वो मायने नहीं रखते। ओके, सो देखते हैं आगे क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक इन डेफिनेशन वी हैव कवर्ड कि डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो पहले हमें ये जानना है कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निकालनी कैसे है, क्योंकि उसी के बेस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप लाइक द एग्जांपल आई हैव गिवन कि आप कार खरीदने शोरूम में जाते हैं, तो वो क्या सबसे पहले बताएगा कि ये कार की एक्स शोरूम प्राइस है। ओके, लेट्स से द कार्स एक्स शोरूम प्राइस इज 9 लाख रुपीज। अब उसके ऊपर वो बोलता है कि ये कार को आपको लेके जाने के लिए आपको कुछ रोड टैक्स देना होगा, जिसकी कॉस्ट है 50,000। उसके बाद फिर वो बोलता है कि आपको इस कार को
खरीद लेके जाने के लिए आपको एक इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट आल्सो 50,000 है। तो आपको ऑन रोड उस कार की कीमत कितनी पड़ी? 10 लाख रुपीज। सो नाउ वंस यू पे दिस 10 lakh, so what is the cost of this fixed asset? The cost of fixed assets for you is 10 lakh. 9 लाख नहीं है, क्योंकि 9 लाख में वो आपको कार दे नहीं रहे हैं, उसके ओवर एंड अबव देयर सो मेनी एक्सपेंसेस विच यू हैव टू पे फॉर। अब देखते हैं, जैसे इसी तरह आपने एक मशीन खरीदी, आप एक मशीन खरीदना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या है? 1 लाख रुपीज, पर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 20,000, इस एग्जांपल हमने लिए। पर अब आपने ये जो मशीन खरीदी है, आपने किसी और जगह से खरीदी है, अब उस जहां से भी खरीदी है उसको अपने प्लांट तक लाने के लिए, जहां पर भी आपको उसको यूज करना है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भाड़ा देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। सो लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 15,000। मशीन आ गई, आपके प्लांट में खड़ी है, पर आप उसे यूज करने के लिए आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक द एसी विच यू बाय फॉर योर होम, अगर आप एसी अपने घर के लिए खरीदते हो तो क्या करना होता है? एसी को इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं करवा पाओगे यूज। तो इसी तरह आपने एक इंजीनियर को हायर किया जिसने उस मशीनरी को इंस्टॉल किया, जिसने 5,000 रुपये लिए। तो अब मशीन इज रेडी टू यूज, तो द कॉस्ट ऑफ द मशीन आपको जो लगा, द कॉस्ट जो टोटल होगा वो होगा 1,40,000। सो if we look at both the examples, we can say that all the expenses which we incur, जो भी expense हम incur करते हैं to bring the asset or to make the asset ready for its intended use, all those expenses needs to be capitalized, या हम बोल सकते हैं वो on the cost of assets आएंगे। क्लियर? तो जितने भी खर्चे हैं, जैसे अभी कार के केस में हमने आरटीओ खर्चा दिया, इंश्योरेंस का खर्चा दिया, मशीन के केस में हमने जीएसटी दिया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, इंस्टॉलेशन दी, ऑल दिस एक्सपेंसेस विल कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? उसको एज ए कैपिटल ट्रीट करेंगे उस एक्सपेंसेस को, नॉट एज ए रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। इफ यू हैव गॉन थ्रू द अर्लियर वीडियोज और द अर्लियर योर चैप्टर्स इन योर क्लास 11, देयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दोज एक्सपेंडिचर विच गेट्स कैपिटलाइज इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकालनी है। अब डेप्रिसिएशन किस चीज पे डिपेंड्स करता है? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको कोई चीज चाहिए, तो डेप्रिसिएशन निकालने सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, और वी कैन से वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। सेकंड, उसका यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, वो एक एस्टिमेट यूजफुल लाइफ है। और जब आपने वो चीज यूज कर ली, उसके बाद डू यू एक्सपेक्ट एनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू की? उसके बाद आप उसे बेचोगे। लेट्स से आपने कार खरीदी, आप सोचते 5 साल तक उसे यूज करना, उसकी लाइफ 5 साल है। अब क्या 5 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? क्या वो कार आपको कुछ पैसे प्रोवाइड कर सकती है? इफ यस, then definitely that is known as net realizable value. क्यों? At the end of its life, if you can sell that product or fixed assets which will provide some value to you, then that net realizable value is required to compute depreciation. तो अभी these are the important points. First, the value of fixed assets, then all the how to compute the value of fixed assets. जितने भी expenses एक asset को ready करने के लिए for its intended use एक्सपेंस किए हैं, वो सारे कैपिटलाइज होंगे और वी कैन से वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में होंगे। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 क्या चीज़ें चाहिए? कॉस्ट ऑफ द एसेट चाहिए, लाइफ ऑफ द एसेट चाहिए, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है उसकी वो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन। आपके कोर्स में डेप्रिसिएशन के रिलेटेड ओनली 2 मेथड्स हैं। वो क्या है? फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? कि इसमें एक ही अमाउंट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट एज ए डेप्रिसिएशन हम बुक करते हैं। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, इसलिए दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। और इसको एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, वो फिक्स रहेगा, एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो दीज आर डिफरेंट नेम। और कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एक परसेंटेज दी होती है, सो इट्स कॉल्ड फिक्स परसेंटेज, और वो परसेंटेज किस पे अप्लाई होगी? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये भी इसे बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट नेम्स। अगर समझ में आ जाती है बेसिक्स तो नाम कोई भी यूज करें, यू कैन वेरी वेल नोन कि व्हाट डेप्रिसिएशन मेथड ये के बारे में बात हो रही है। ओके, सेकंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि विद ड्यू टू डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में कितना रिडक्शन हुआ है, तो इसको हम इसलिए इसे हम रिटर्न डाउन भी बोलते हैं, इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ऑल दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम मेथड। अब समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हम कैसे चीजें कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स गो विद द सेम एग्जांपल। यू बाय कार, द ऑन रोड प्राइस उसका 10 लाख।
अब लाइफ उसकी देखते हैं कितना है, हमने एस्टिमेट किया वो लाइफ 5 ईयर्स है। ओके, अब आफ्टर 5 ईयर्स वी एक्सपेक्ट कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू कि आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन सेल दिस कार एट ₹1 लाख। तो देखते हैं कि डेप्रिशिएट कितना हुआ एसेट की वैल्यू में, टोटल डेप्रिशिएशन आपने खरीदी कितनी थी, 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, राइट। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ इस असेट में, 9 लाख रुपीस का, क्लियर। अब लाइफ कितना दी है, 5 साल। तो अगर 5 साल की लाइफ है, डेप्रिसिएशन 9 लाख का हुआ है ओवर इट्स लाइफ, तो 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 1,80,000, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट द डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कई बार क्या होता है, आपको रेट भी दिया होता है और दे कैन आस्क यू टू कंप्यूट द रेट फॉर डेप्रिसिएशन। अब उसमें भी सिंपल है, उसमें आपको कोई ना कोई वेरिएबल्स दिए होंगे। अब उसको निकालने के लिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनुअल डेप्रिसिएशन चाहिए कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है। और वो डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्योंकि जैसे मैंने उसमें बताया कि फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इससे पहले स्लाइड में हमने बताया कि वो फिक्स परसेंटेज होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो व्हाट वी गोना डू, 1 साल का जितना डेप्रिसिएशन है उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ कॉस्ट ऑफ द एसेट से, देन आई विल गेट माई परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 1,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख विच इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू 100 कम्स टू 18%। तो 10 लाख पे आप 18% हर साल एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 1,80,000 आया, जो आपने पहले लाइफ के हिसाब से निकाला था तो भी 1,80,000 आया था। तो अभी इस परसेंटेज को भी अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा तो भी 1,80,000 आएगा और 5 साल के लिए टोटल 9 लाख का डेप्रिसिएशन अमाउंट हम बुक्स में डाल देंगे, क्योंकि 1 लाख का तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ हमें मिलेगा। सो दिस इज हाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ और उसको हमने कैसे बुक्स में चार्ज करना। यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब कई बच्चे पूछते हैं कि मैंने एसेट को खरीदने में खर्चा किया तो मैं उस खर्चे को प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं डाल सकता। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जैसे मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंस हैं आपको बुक्स में डालने हैं इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द सेम पीरियड। अब ये जो असेट है आपने अगर 10 लाख की खरीदी है तो ये 10 लाख रुपए की जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो 1 साल में नहीं मिलेंगे, वो ओवर द पीरियड फॉर 5 ईयर्स मिलने वाले हैं। तो अगर उसका बेनिफिट मुझे 5 साल मिलने वाला है उसका, तो 1 साल का ही खर्चा डालूंगा ना, मैं पूरे 5 साल का खर्चा तो नहीं डाल दूँ। मैंने खर्चा 10 लाख रुपए अभी है, पर मैं इसको अपोर्शन करूंगा 1 साल में कितना खर्चा हुआ। 1 साल के लिए जैसे हमने यहाँ पर निकाला 1,80,000, तो 1,80,000 ही मैं वहां पर बुक करूंगा रादर देन द कंप्लीट कॉस्ट, क्योंकि रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या कहता है, बेनिफिट जो रेवेन्यू भी आप चार्ज करोगे और जो उस असेट से जो बेनिफिट मिल रहा है वो 5 साल के लिए मिल रहा है, तो 1 साल का ही चार्ज करूंगा, तो 1 साल का 1,80,000 तो 1,80,000 चार्ज करूंगा। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी डू, हम क्यों ऐसा करते हैं। क्लियर। Now let's understand the other method, which is diminishing balance method, or we can say return on value method. The same example, 10 लाख का ऑन रोड प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया होगा, तो यहां पर दिया है 37% पर एनम ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू। WDV मीन्स रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाना है। उसमें ओवर एंड अबव एस्टिमेटेड लाइफ भी दे रखी है कार की विच इज 5 लाख और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे रखी है 1 लाख। पर इस क्वेश्चन में अभी हमें लाइफ का और रियलाइजेबल वैल्यू का यूज नहीं, क्योंकि उसने हमें 37% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे परसेंटेज दे रखी है। प्रीवियस वाले में भी अगर मुझे परसेंटेज दे रखे तो विल यूज द परसेंटेज टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। जैसे 18% हमने निकाला, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे, वहां पर हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे 18% लगाएंगे, पर यहां पर जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उस पर हम दिस 37% विल अप्लाई फॉर द डेप्रिसिएशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो फर्स्ट ईयर्स ये डेप्रिसिएशन 9 लाख का है, दैट इज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल आल्सो इन द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखते हैं जी क्या होगा। कॉस्ट ऑफ द एसेट आपका 10 लाख है, क्लियर। 37% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्स्ट ईयर में आपका कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 3,70,000। तो वैल्यू कितनी एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना वैल्यू रिमेनिंग रह गई जी 10 लाख से, 6,30,000, क्योंकि 3,70,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 6,30,000 आपका रिटर्न ऑन वैल्यू है एक पे। क्योंकि क्या है कि वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना कह रहा है, दिस 37% विल अप्लाई नॉट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि स्ट्रेट लाइन में आता है, इसमें जो वैल्यू रिड्यूस होगी बची उस पर लगाएंगे। तो फॉर ईयर 2 डेप्रिसिएशन जो 37% लगेगा वो किस पे लगेगा, 6,30,000 पे, विच कम्स टू 2,33,100। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 व्हाट इज द रिटर्न ऑन वैल्यू, which is 3,96,900. Same way we'll calculate
For year 3 depreciation, 37% will apply on what? 3,96,900, which comes to 1,46,853. और रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितना आया? 2,50,047. Same way we'll do it for year 4. Depreciation will apply 37 on 2,50,047. So it comes to 92,517. And at the end of year 4, the value remains 157,530. And same way depreciation for year 5 क्योंकि 5 साल की लाइफ उसने दी हुई है 58 आया. तो at the end of 5 year, what is the return on value of this asset? 99244. अब देखो अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो एट द एंड ऑफ 5 ईयर 1 लाख रुपया बचना चाहिए था. क्यों? क्योंकि मैंने 9 लाख का मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पर यहां पर मेरे पास बचा 99,244. क्लियर? तो ये क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि यहां पर जो परसेंटेज यूज हुई है वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है. एक्चुअल में आपके कोर्स में नहीं है टू कंप्यूट द परसेंटेज आपको क्वेश्चंस में दी होगी, पर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो द फॉर्मूला इज R is equal to 1 minus n under root S is divided by C into 100. तो R क्या है? R rate of depreciation है, N useful life है, S salvage value or the net realizable value at the end of its life. This is the estimated value definitely, and C is cost of the asset. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करके अगर मैं जब परसेंटेज निकालता तो परसेंटेज आती 36.9%. ओके, पर हमें 37% हमने यूज करी इस फॉर्मूले में. क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ करके हमें 36.9 को 37%. अगर मैं 36.9 के हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता तो मेरा जो वैल्यू निकल के एट द एंड ऑफ ईयर 5 में निकल के आती है 1 लाख आती. सो दैट 99,244 इज बिकॉज ऑफ द राउंडिंग डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज जो हमने यूज करी टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन. क्लियर? So this is how we calculate depreciation in case of straight line. Straight line में ओरिजिनल अगर परसेंटेज दे रखी है तो we'll use percentage only, और वो अप्लाई होंगे ओरिजिनल कॉस्ट में. सेम परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट. पर अगर रिटर्न डाउन वैल्यू है परसेंटेज जो भी दे रखी है वही हम अप्लाई करेंगे, बट दैट विल बी नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, दैट विल बी ऑन द वट एवर द बैलेंस रिमेन्स आफ्टर यूसेज ऑफ द और चार्जिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर. क्लियर? Now let's understand some accounting treatment. कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन आप अपनी फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करना चाहते हैं. अगर आपने डिसाइड किया, कंप्लायंस की बात नहीं करता क्योंकि कंपनीज एक्ट में हमें बताया हुआ है कि इस हिसाब से हमें अपना बैलेंस शीट में शो करना है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेट्स से इट्स अ फॉर्म एंड वी डिसाइडेड. यहाँ पर कोई कंप्लायंसेस नहीं है कि हमें उसके हिसाब से दिखाना है. सो यू कैन डिसाइड कि विच वे यू वांट टू शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इफ यू डिसाइड कि आपको असेट अपना नेट बुक वैल्यू में दिखानी है बैलेंस शीट में, ओके, दो ही तरीके हो सकते हैं. या तो नेट बुक वैल्यू पे दिखा सकते हो या आप असेट को अपने ओरिजिनल कॉस्ट में दिखा सकते हो. दीज आर द टू वेज टू शो योर असेट इनटू योर बैलेंस शीट. और लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन. पहला वाला चेक करते हैं कि अगर मैं नेट बुक वैल्यू पे असेट को दिखाना चाहता हूं. नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या हो? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होके जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं अपना बुक्स में दिखा दूंगा. तो अगर ये रखते हैं नेट बुक वैल्यू, तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले तो जब हम असेट खरीदते हैं तो असेट चूंकि असेट है, असेट इनकी डेबिट साइड में तो असेट अकाउंट डेबिट करेंगे. जो भी असेट है, मशीनरी है तो मशीनरी, कार है तो कार, लैंड है तो लैंड. और 2 बैंक, अगर मैंने पेमेंट कर दी और अगर पेमेंट नहीं करी तो लायबिलिटी क्रिएट करूंगा जो भी वेंडर का नाम है, एक 10 लाख रुपए से एट द टाइम ऑफ परचेज. अब एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के आखिरी में मेरे को 2 एंट्री पास करनी है. पहले तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया. अब क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू ही दिखाऊंगा असेट की, तो मुझे अपनी असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा. अब डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एंट्री बनी कैसे. डेप्रिसिएशन एक लॉस है क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इस लॉस का नाम क्या? डेप्रिसिएशन. इसलिए, और लॉस इंक्रीज किस तरफ होता है? डेबिट साइड में. इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया. अब इसके साथ साथ दूसरी लैंग में क्या हो रहा है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और एसेट डिक्रीज किस तरफ होती है? क्रेडिट साइड में. तो जो भी नाम है एसेट का, अभी हमने यहाँ एसेट ही रखा है तो 2 एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट डिक्रीज क्रेडिट साइड में होती है. 1,80,000 क्योंकि 1 साल का डेप्रिसिएशन 1,80,000 है. ओके, तो डेप्रिसिएशन हमने फर्स्ट ईयर के एंड में ये लिखा, और 2 एसेट अकाउंट कि हमने डिडक्ट किया डेप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट. डिडक्ट कर लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसलिए एसेट को क्रेडिट किया. अब क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको क्लोज करते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि मैं क्या करता हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर आई नीड टू प्रिपेयर माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी मेरा बैलेंस निकल के आया, जो भी वेदर प्रॉफिट आया लॉस आया, वो फिर फाइनल में बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। सो जितने भी इनकम अकाउंट है, लेजर है हम बोल सकते हैं, और जितने भी एक्सपेंस के लेजर हैं वो सब हम क्लोज करते हैं किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पर भी एट द एंड ऑफ द ईयर जो डेप्रिसिएशन है उस अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा और ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अब डेबिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब जैसे डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसलिए मेरे को खर्चा है, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन इसमें लॉस को मैं डेबिट करूंगा। एक अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ तो मैंने उस लॉस को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट किसको कर दिया? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट मैंने अब क्लोज कर दिया 1,80,000 से। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं कि ये जो हमने ट्रांजेक्शन करी इसका बैलेंस शीट में पहले तो देखते हैं असेट अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी। असेट अकाउंट में क्या होगा? जब आपने फर्स्ट एंट्री करी, जब आपने एसेट खरीदी, तो टू बैंक या वेंडर जो भी 10 लाख रुपए से डेबिट साइड में लिखते होगा फर्स्ट एंट्री जो की। उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट किया, तो आपको बाय डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा असेट अकाउंट में कितने से? 1,80,000 से। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा कितना बैलेंस बच गया असेट अकाउंट में? 8,20,000। क्लियर? अब असेट अकाउंट में क्योंकि 8,20,000 है तो मेरा बैलेंस शीट में क्या होगा? मेरा बैलेंस शीट में 8,20,000 आएगा, विच इज अ नेट बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है। एक साल के एट द एंड ऑफ द 1 year the value of my fixed assets is 8,20,000 because I have charged 1,80,000 as depreciation. Clear? So this is how the accounting entry goes in case we decide, अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि बैलेंस शीट में मेरे को अपनी एसेट एट नेट बुक वैल्यू दिखानी है, इसलिए हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स द अदर वे कि अगर मैं डिसाइड करता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट पे मेरे को अपना एसेट को बैलेंस शीट में दिखाना है, तो सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है तो यहाँ पर मैं क्या एंट्री करूंगा? पहला एंट्री तो वही रहेगा, एसेट अकाउंट को मैंने डेबिट किया जब मैंने खरीदा तो टू बैंक या वेंडर 10 लाख रुपए से। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर द सेकेंड एंट्री विल बी मेरे को अपना, क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है और वो डिक्रीज का नाम क्या है और वो लॉस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 1,80,000 से। पर यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अपने एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है। अगर उस पहले वाले केस में क्या था, मेरे को एसेट को नेट बुक वैल्यू पे रखना है, इसलिए मैंने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, तभी तो एसेट अकाउंट में 8,20,000 आया। पर अगर मैं यहाँ पर एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा तो मेरा एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगी नहीं बैलेंस शीट में। सो विच अकाउंट डू आई नीड टू क्रेडिट? तो मैं क्या करूंगा, जो इस लॉस को है मैंने एक प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट किया, जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, तो इसलिए हमें क्रेडिट में लिखते हैं। तो मैंने उस खर्चे को एज ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,80,000 से। ट्रांसफर इन द सेंस की आई क्रेडिट डेप्रिसिएशन को मैंने क्रेडिट कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इट्स द सेम वे जैसे पहले हुआ था डेप्रिसिएशन, क्योंकि लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया मैंने 1,80,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सो द ओनली एंट्री विच इज नॉट मैचिंग विद माई when I had decided कि मैं NBV पे नेट बुक वैल्यू पे दूंगा, दैट इज द डेप्रिसिएशन एंट्री। फर्स्ट वाले केस में जब मैंने NBV डिसाइड किया था कि नेट बुक वैल्यू ही दिखाऊंगा मैं एसेट की बैलेंस शीट में, तब मैंने एसेट को क्रेडिट करना पड़ा था, क्योंकि मेरे को एसेट को डिक्रीज करना था। यहाँ पर मेरे को एसेट को डिक्रीज नहीं करना, क्योंकि मेरे को एसेट को अपनी 10 लाख जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर दिखाना है, तो इसलिए मैंने उस अकाउंट को क्या किया, मैंने एक प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट कर दिया एंड उसमें 1,80,000 लिख दिया। अब क्या होगा जी, अब एसेट अकाउंट बनाते हैं। पहले वाले में एसेट अकाउंट बनाया था तो क्या हुआ था, पहले जब खरीदा तो 10 लाख हमने डेबिट में किए थे। अब क्रेडिट में क्या है, यहाँ पर अगर आप ये एंट्री देखोगे इसमें एसेट अकाउंट एक ही बार क्रिएट हो रखा है। सेकंड एंट्री में हमारा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसेट का अकाउंट में कुछ नहीं, तो इसका मतलब एसेट का बैलेंस कितना बचेगा? 10 लाख का बचेगा। दैट वाज माय पर्पस कि मेरे को अपनी एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में ही बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखते हैं बैलेंस शीट में ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, इसमें कैसा आएगा एसेट। तो एसेट तो मैं दिखाऊंगा अपना एसेट साइड में 10 लाख रुपए, पर क्योंकि मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी क्रिएट किया है। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा? 1,80,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में अगर आप इसको देखो तो इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ, राइट। और क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड में।
तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने 1,80,000 इसमें लिख दिया। इसको दिखाने का एक और तरीका भी है, द सेकेंड तरीका और वे टू शो इट इज कि मैंने अपना असेट 10 लाख रुपए से दिखाया और वहीं पर ही मैंने अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो अपने आप 8,20,000 यहाँ पर हमने शो किया। बट मैंने अपना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाया है जो कि 10 लाख है। ओके, फर्स्ट वाले तरीके में 10 लाख असेट साइड में लिखा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने लायबिलिटी साइड में लिखा। सेकंड मेथड में ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट तो मैं अभी भी दिखा रहा हूं, पर उसमें से वहां से माइनस कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इट्स अ वन एंड सेम थिंग दैट वी यूज। अब अभी क्या होगा, तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा तो फिर असेट अकाउंट को कब डिक्रीज करेंगे। अब देखो, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन में अगर 5 साल खत्म हो गए तो 5 साल तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आज चला गया होगा, 9 लाख रुपीज, कि हर साल का 1,80,000 है, 5 साल के लिए 9 लाख आ जाएगा। तो हर साल में जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 1,80,000 है, सेकंड ईयर में फिर 1,80,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ 5 ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट होगा, 9 लाख। अब उसकी एसेट की क्योंकि अगर लाइफ खत्म हो गई और इट कुड बी पॉसिबल एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ आई एम सेलिंग इट, तो मुझे अब एसेट की वैल्यू तो एक्चुअल दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि 10 लाख तो है नहीं, बुक्स में भी 10 लाख है, पर उसके बाद एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और एट द टाइम ऑफ सेलिंग इट आई नीड टू ट्रांसफर द अमाउंट जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में है वो मैं एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट किया तो मैंने उसे क्रेडिट किया था, अब इसको क्योंकि उसको क्लोज करना है तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा और अब एसेट अकाउंट को डिक्रीज करूंगा टू एसेट अकाउंट। अगर एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ होता है तो 9 लाख रुपीज से होगा, और अगर लेट से मैं 3 साल के बाद इस एसेट्स को सोचता हूँ बेच देता हूँ, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स कितना डेप्रिसिएशन होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, 1,80,000 फॉर 1 ईयर, तो 3 इयर्स का 5,40,000। क्लियर। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट अकाउंटिंग बीइंग यूज्ड based on which method we decide to show our asset into our balance sheet, and accordingly we do the entry. I hope now you are clear about this depreciation, treatment of depreciation or accounting entry. So just go through the video, understand it. अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हों, और जितने आप क्वेश्चंस आएंगे, जितने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, विद दिस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।